तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 594 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वर्कर्स की सारी एफिलिएट्स में अलाइड आ चुकी होती है उनकी मदद करने के लिए, जहां पे डैनियल की अलाइड ने अपना काम पूरा भी कर लिया होता है, लेकिन सिर्फ वर्कर्स की सेकंड एफिलिएट बच चुकी होती है। और आज के चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पोहैंग और पैजू के कुछ ताकतवर बंदे मेगामी कैंता का कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पे आ जाता है जैक ली और कैंता का दर्द अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जैक के सामने ये मुक्के कोई मजाक लग रहे होते हैं और जैक कैंता को कहता है, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, लेकिन तेरे साथ तो मेरे पंगे हुए थे ना। सच में किस्मत बहुत ज्यादा बेरहम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी शायद बुद्धा की मर्जी होगी। अब तुम लोग आराम करो, इनको मैं देखता हूँ। और अचानक से ही 3 फर्स्ट जनरेशन के बंदे झपट पड़ते हैं जैक के ऊपर। कैंता को पता है ये लोग बहुत गंदा मारते हैं, इसलिए चिल्ला के जैक को कहता है, ये लोग बहुत सारे हैं, तुम अकेले इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। कैंता ने तो अपनी बात पूरी भी नहीं कही होती, इतने में ही जैक ने उन लोगों का कुत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। जैक इन लोगों के हमलों से बचते हुए इनके काफी बढ़िया करके पंचेस बजा रहा होता है और कैंता का मुंह ऐसा हो जाता है, ये क्या इतनी आराम से मार दिया। कैंता हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, आखिर भला मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ, ये इंसान तो मुझे भी पहले ही हरा चुका है। मैं लगातार कोशिश करता रहा ताकि ताकतवर बन सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये क्या देख रहा हूँ। हमें कैंता की अभी एक पुरानी मेमोरी भी दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े से पत्थर को धक्का दे रहा था। मतलब भाई ने कोशिश तो पूरी करी होती है ताकतवर बनने की, लेकिन उसके बावजूद भी जैक उससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी जैक ने इन फर्स्ट जनरेशन के बंदों के मुक्के मार मार के उनकी हालत खराब कर दी होती है। जैक की स्पीड अभी पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है, ऊपर से भाई ने अपनी इंड्योरेंस पे भी तगड़ी मेहनत करी होती है, क्योंकि जब ये फर्स्ट जनरेशन का काना जैक के पेट में एक लात मारता है, जैक अपनी कमाल की इंड्योरेंस के साथ उस हमले को झेल लेता है। सामने वाले को हैरान होने का भी वक्त नहीं मिलता, इतने में ही जैक उसके मुक्के भर देता है और कैंता यही सोचता रह जाता है, क्या जैक की स्ट्रेंथ मेरे एफर्ट से ज्यादा खतरनाक है। और इसी बात का जवाब दूसरे सीन में गोंगशॉप खुद से बात करते हुए देता है, अगर कोई जैक से फाइट करता है तो उम्मीद करता हूँ वो लोग जैक की स्ट्रेंथ को अपने एफर्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जैक ने उन सब से बहुत ज्यादा मेहनत करी है। वो हमेशा दूसरों से ज्यादा मेहनत किया करता था। और हम देखते हैं जैक के ट्रेनिंग के दिनों को, जहाँ पे वो कैंता के पत्थर से भी बड़ी चीज को धक्का दे रहा था, यानी कि गौतम बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति। लेकिन एक सेकंड, गौतम बुद्धा ऐसे तो नहीं दिखते थे, ये कौन है? खैर जैक ने अपने सामने के फर्स्ट जनरेशन के बंदे निपटा दिए होते हैं और कैंता अपने मन में कहता है, जैक ली ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अपनी अनंत पोटेंशियल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अनंत मोटिवेशन की वजह से। एक दिन आएगा जब ये हर चीज के सेंटर में होगा। जैक मेगामी की तरफ देख के कहता है, मेरा लास्ट लेफ्ट हुक बेटर था ना काफी। और यहीं पास ही पे किंग ऑफ पोहैंग पंगे देख रहा होता है शीनू के और किंग ऑफ पैजू के। शीनू बहुत ही स्पीड में किंग ऑफ पैजू के एक लात मारता है, जिसे ये ब्लॉक करके शीनू के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन शीनू इसको डॉच कर लेता है और इसके मुंह पे एक घूमती हुई लात मार के इस बंदे को जमीन में चिपका देता है। ये फाइट देखते हुए किंग ऑफ पोहैंग अपने मन में कहता है, ये ताकतवर है। मुझे याद है मैंने सुना था फर्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसे फाइटर्स भी थे जो काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो कोई किंग नहीं थे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था फर्स्ट जनरेशन को फाइटर मुझे यहाँ मिल जाएगा। किंग ऑफ पोहैंग शीनू से फाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तू शियोन चोई के ऊपर भारी पड़ेगा, लगता है अब मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। बट इतने में ही टूटा फूटा रियोहे अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है, तुझे नहीं लगता पहले तुझे अपनी फाइट मेरे साथ खत्म करनी चाहिए। किंग ऑफ पोहैंग भागते हुए इसके एक मुक्का मारता है, जिसे रियोहे अपने डंडे से रोक देता है और किंग ऑफ पोहैंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी इसके बाद तू मरने ही वाला है। आखिर तू ये क्यों चाहता है कि मैं तुझे जल्दी खत्म कर दूं? इसके बाद ये रियोहे के एक लात भी मारता है, जिसे रियोहे अपने डंडे से दोबारा ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद रियोहे की तरफ आता है एक मुक्का जो उसके मुंह पे पड़ के उसको जमीन में चिपका देता है और ये कहता है, हरामजादे चलने वाले मुर्दे, मेरी नजरों से दफा हो जा। रियोहे की हालत खराब हो चुकी होती है और मित्सुकी अंदर से रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज कोई तो रियोहे की मदद करो। लेकिन रियोहे के शांत होने के बाद किंग ऑफ पोहैंग कहता है, तो फाइनली अब यहाँ पे शांति हो चुकी है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तेरे आखिरी शब्द सुनूंगा। रियोहे जमीन में पड़ा बोलना स्टार्ट करता है, बाइकर गैंग के लीडर के तौर पे मैंने कभी आराम नहीं करा, लेकिन अब मैं वो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता हूँ। इससे मेरे गैंग मेंबर्स को दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्या बस इतना ही? यही थे तेरे आखिरी शब्द? सच में ये बहुत बोरिंग था, लेकिन मेरी दरिया दिली यहीं पे खत्म होती है। अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। इसने रियोहे का सर अपने पैर से क्रश करने का सोच लिया होता है और अंदर ही अंदर मित्सुकी की बाहर की ये बातें सुन के हालत खराब हो रही होती है। बेचारी को लग रहा होता है वो शादी से पहले ही विधवा होने वाली है। ऊपर से नियति का खेल भी ऐसा है, बेचारी ने पहले से ही सफेद कपड़े पहने हैं, बस टाई निकालनी है। इतने में ही पोहैंग के किंग ने मार दी होती है रियोहे के मुंह पे खतरनाक सी लात। बट वो ये देख के हैरान होता है कि रियोहे तो वहाँ पे है ही नहीं। रियोहे बहुत ही स्पीड में उसके पीछे आ चुका होता है और कहता है,
कुरोदा क्लैन निंजास की क्लैन है। जिन्हें इसके बारे में पता है वो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं और जिन्हें नहीं पता उन्हें नहीं पता। कुरोदा के कहते हुए हमें एक इंसान की यहाँ पे शैडो दिखाई जाती है जिसका फेस हमें नहीं दिखता, और जो लोग सिर्फ लुकिसम देखते या फिर पढ़ते होंगे वो सोच रहे होंगे आखिर ये कौन है। बट जो भाई मुझे काफी पहले से फॉलो करते आए हैं और मैनेजर की मानवा भी देखी है, उन्हें अच्छे से पता होगा ये आंटी है द लेजेंडरी निंजा ऑक्शन जियोंग, और इन आंटी की मैनेजर किम भी रिस्पेक्ट किया करते थे। और कुरोदा र्यूहे इन्हीं के परिवार का है, और जब परिवार में ऐसे लेजेंड्स भरे हों तो कोई भी किलर डायलॉग बोलने से पीछे नहीं हटता। इसलिए र्यूहे कहता है, जो भी हो मैंने बचपन से ही एक निंजा की तरह ट्रेनिंग करी है, लेकिन मुझे बोरिंग निंजास कभी भी पसंद नहीं थे क्योंकि उनके हमले अच्छे नहीं दिखते। इसलिए मैं हमेशा दूसरे बेघर बच्चों के साथ रहा करता था, और देखते ही देखते मैंने पूरे कैंटो रीजन को यूनाइट कर दिया। लेकिन लोग एक बात नहीं जानते, मेरी वो फाइट जिसमें मैंने कैंटो रीजन को यूनाइट करा था, वहाँ पे मैं एक बाइकर के तौर पे नहीं लड़ा था, लेकिन इस पूरे वक्त अब तक मैं लड़ रहा था रक्षा करने के लिए। लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती और मैं इसमें अच्छा भी नहीं हूँ। लेकिन एक निंजा के लड़ने का तरीका अलग होता है। अभी मेरे पास लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए मैं अब खुल के फाइट कर सकता हूँ। और भाई लोग, इसकी बातों से तुम समझ रहे हो, जब इसने गन यामाजाकी के साथ भी फाइट करी थी उस वक्त भी ये होल्ड बैक कर रहा था, जो कि इसने बहुत अच्छा करा, क्योंकि अगर ये एज अ निंजा गन से लड़ जाता तो भी ये गन से मार ही खाता और ऑक्शन जियोंग का नाम अलग डुबाता, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा करा कि निंजा की तरह ये लड़ा नहीं गन से। खैर, अभी किंग ऑफ पोहैंग गाली बकता हुआ इसकी तरफ भागता हुआ आता है, बट र्यूहे ना जाने कब किंग ऑफ पोहैंग को खचाक कर देता है। किंग ऑफ पोहैंग के पैनी लकड़ी से 2-3 स्लैश पड़ चुके होते हैं, और इस अटैक का नाम है मून लाइट नाइट काउंटर, जिससे किंग ऑफ पोहैंग मुंह के बल जमीन में गिरता है। इसका हमला इतना ज्यादा फास्ट होता है कि शीनू तक नहीं देख पाया इसके हमले को। र्यूहे कहता है, निंजास जीतने के लिए नहीं मारने के लिए लड़ते हैं। इतने में इसकी विधवा भी भागती हुई इसकी तरफ आती है। शीनू को लगता है इसके गले लगने वाली है, लेकिन वो शीनू के बगल से होकर र्यूहे को दबोच लेती है। र्यूहे एक स्माइल के साथ शीनू को कहता है, ओए तू मेरे आसपास का भी नहीं है, लेकिन मुझसे ज्यादा नफरत मत करियो। लेकिन सच बताऊं, किसी और की गर्लफ्रेंड को उससे चुरा लेने में बहुत मजा आता है। र्यूहे, मेरी वजह से तुम ठीक से नहीं, तुम गलत हो मित्सुकी। जब तुम मेरे पीछे होती हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम मुझे मेरे सामने पसंद हो। सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी पप्पियां वगैरह करते हैं जो हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन जैक ये सब कुछ देखने के बावजूद भी एक सख्त लौंडे की तरह कहता है, खैर लगता है सेकंड एफिलिएट अब सुरक्षित है, बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। लेकिन अंदर ही अंदर खुद से कहता है, अरे यार मुझे मीरा की याद आ रही है अब। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन अपने हेडक्वार्टर्स के बंदों से मिल चुका होता है, और बिग गन यो, ये बुढ़ा जिसमें मुझे पहले से कुछ गड़बड़ लग रही है, यूजिन की तरफ आते हुए कहता है, यूजिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, चलो चल के हेडक्वार्टर्स में बात करते हैं। हाँ, मैं भी काफी समय से वहाँ नहीं गया। सब लोग ध्यान रखना, चेयरमैन पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहने चाहिए। लेकिन अचानक से ही यूशोंग यूजिन का हाथ पकड़ के उसको पीछे खींचने लगता है। यूजिन को समझ नहीं आता, इसलिए कहता है, यूशोंग भाई आप ये क्या कर रहे हो? आखिर अचानक से तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसको रोक नहीं सकते? तुम मुझे एम्बुलेंस की तरफ ले जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे क्या है? दरअसल यूशोंग ने खतरे को महसूस कर लिया होता है, इसलिए जल्दी से यूजिन को एम्बुलेंस में बिठाना चाहता है। और खतरा जो सामने से आ रहा है एक स्माइल के साथ कहता है, क्या ये उसकी अंतर्मन की आवाज है? मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? ज्यादा कुछ नहीं, बस चुपचाप से मर जा। ये कह के बुढ़ा यूजिन की तरफ चाकू मार देता है जो सीधा गर्दन में जाके लगता है, लेकिन ये गर्दन होती है यूशोंग की जो बीच में आ गया। दूसरी तरफ जो बंदे जेम्स ली को मारने के लिए आ रखे होते हैं, जेम्स उनको कहता है, ये क्या तुम्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं गया? आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें यूजिन को धोखा देने के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आए हैं ताकि अच्छी तरीके से यूजिन को धोखा दे सकें। बेचारा यूजिन, उसका वाइस चेयरमैन तो पहले ही मर चुका है और अब वो अपने भाई को भी खो देगा। दूसरी तरफ यूशोंग की गर्दन में चाकू लगने के बाद उसने जैसे तैसे यूजिन को एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया होता है, बट अपने ही धोखेबाज बंदों से ये दोनों घिरे हुए होते हैं। बुढ़ा कहता है, मुझे माफ करना यूजिन, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, धोखेबाजी इंसान का सबसे बड़ा टैलेंट है। ये सारे अभी यूशोंग के ऊपर झपट पड़ते हैं और पूरे लुकिसम में यूशोंग को आज हम पहली बार बोलते हुए सुनते हैं। यूजिन की तरफ देखते हुए यूशोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाएगा। यूजिन, तुम्हारा भाई यहाँ पे है,
इसलिए चिंता मत करो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन यार यूशोंग के लिए सच में मुझे बुरा लग रहा है। ये बंदा कभी भी गलत नहीं था, ये बस हमेशा से अपने भाई की रक्षा करना चाहता था और कुछ नहीं। इसलिए अगर ये निपट गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा यूजिन के साथ। लेकिन उम्मीद करता हूँ डैनियल अपनी खटारा साइकिल भगाता हुआ अब तक तो यहाँ पे पहुंच ही जाएगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जे जैसे दोस्त होने के बावजूद भी वो साइकिल भगाता रहता है। यूं नहीं कि जे से एक बाइक मांग ले, लेकिन शायद शर्माता होगा। ऐसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको देख के तो नहीं लगता कि शर्माता होगा। खैर गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।